चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं 12th का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन। री मतलब क्या होता है बाबू? दोबारा। क्या होता है री मतलब? दोबारा। और प्रोडक्शन मतलब होता है बनना, मतलब दोबारा बनना। बायोलॉजी के टर्म में इसको हम डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जीव अपनी ही तरह दूसरा नया जीव बनाता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब अगर कुत्ता है तो कुत्ता को ही जन्म देगा, बिल्ली को तो जन्म देगा नहीं। बिल्ली है तो बिल्ली को ही जन्म देगा। तो ये अपने ही तरह संतान पैदा कर रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन में जो पहला बाबू पॉइंट दिया है वो दिया है लाइफ स्पैन, जीवन काल। जीवन काल क्या होता? वो जीव जितने समय तक जिंदा रहता है पैदा लेने के बाद और प्राकृतिक मृत्यु तक, मतलब जो टाइम इंटरवल होता है बर्थ से और नेचुरल डेथ के बीच में, उसको हम बोलते हैं जीवन काल या जीवन अवधि। वही लिखा हुआ है कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू अ नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज लाइफ स्पैन। जीवों के जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उसका जीवन काल कहा जाता है। जैसे कि सपोज करिए कि एक डॉग का बर्थ हुआ, कुछ इंटरवल के बाद डेथ श्योर है, मृत्यु तो होना ही है। तो ये बर्थ से लेके डेथ के बीच में जीव जितने दिन तक जिंदा रहते हैं उसको हम बोलते हैं जीवन काल, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बाबू, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लाइफ स्पैन होते हैं वो साइज पे डिपेंड करते हैं? अगर आप गए घूमने देख लिए हाथी को, तो क्या हाथी का शरीर बड़ा है, उसका आकार बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा? और देख लिया आप तोता को, तोता तो इतना छोटा है, तो क्या उसका लाइफ स्पैन कम होगा? ऐसा आपको लगता है? तो गलत लगता है, ऐसा नहीं होता है। लाइफ स्पैन कभी भी साइज पे, आकार पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता है। वैसे जीव जो छोटे होंगे उनका भी लाइफ स्पैन, जीवन काल ज्यादा हो सकता है। ऐसा एक टेबल दिया हुआ है बुक में, कुछ जीवों का लाइफ स्पैन लिखा हुआ है और कुछ का वैसे ही ब्लैंक है। तो चलिए जिनका ब्लैंक है उसका देखते हैं, और ये चीज भी देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि आपके सामने हाथी महाराज, इनका लाइफ स्पैन देखिए 60 से 90 साल, और ये कछुआ 100 से 150 साल। एक लात रखेगा इसके ऊपर तो क्या उसका होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन जीवन काल देखिए किसका ज्यादा है? कछुआ का। तो यहां पे जीवन काल साइज पे डिपेंड किया? नहीं किया। चलिए यहां पे देखिए तोता आ गया, तोता 60 से 90 साल, बनियान ट्री 200 से 300 साल, ठीक है। क्रोकोडाइल मगरमच्छ 60 साल, डॉग 25 से 30 साल। यहां पे दिया है गाय, गाय हमारी माता है, ठीक है, 20 से 25 साल। बनाना ट्री 25 साल। जिनको लिखना होगा बुक में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जल्दी से फिल कर देंगे। हॉर्स 60 ईयर। राइस प्लांट जो धान है वो 3 से 4 मंथ। धान को दिल में बनाया गया स्पेशली, क्यों? क्योंकि किसानों की जान बसती है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तितली, बटरफ्लाई है कितना है बाबू? 1 to 2 वीक। फ्रूट फ्लाई 2 वीक। गुलाब सबका पसंदीदा 5 से 7 साल। कौआ 15 साल। ये भी पसंद आता है? अरे आना चाहिए। चलिए छोटा सा पॉइंट था लाइफ स्पैन, बता चुके लाइफ स्पैन होता क्या है, ठीक है। लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता है, अभी तक हम लोग यही देखते आ रहे थे। अब आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रजनन। आपको क्या बोले कि प्रजनन क्या होता है? वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक जीव अपने ही तरह दूसरे नए जीव को पैदा करता है, ठीक है। सिंपल है बाबू, कुछ नहीं। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा,
प्रोडक्शन मतलब बनना, दोबारा बनना, और बनेगा कैसा, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखा हुआ है वही सेम चीज, रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव टू यंग वंस। यहां पे ऑफस्प्रिंग का यूज किया, इससे डरेंगे नहीं, जो नए संतान पैदा लेते हैं बायोलॉजी के टर्म में हम उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे ही बच्चे या संतान देते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप तो बोल रहे थे कि सर अभी तक आप बता रहे थे रिप्रोडक्शन ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने ही तरह दूसरे नए जीव को पैदा कर रहा है। अब यहाँ पे आगे ये क्या आ गया, एसेक्सुअल। देखिए रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। हमने क्या बताया कि रिप्रोडक्शन में जो जीव होते हैं वो अपने ही तरह नए संतान को पैदा करते हैं, लेकिन उस नए संतान को पैदा करने में अगर एक जीव भागीदारी ले रहा है तो वो होंगे बाबू आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर दो जीव भागीदारी ले रहे हैं उस नए संतान को पैदा करने में तो वो आपके होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखते हैं क्या डेफिनेशन होगा। व्हेन offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation। अब एक आ गया गैमिट। ठीक, गैमिट युग्मक क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है कि जो सिंगल पेरेंट तो पार्टिसिपेट करेंगे और वहां पे गैमिट का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आगे हम लोग अभी जितना भी चीज पढ़ेंगे बाबू उसमें गैमिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो चलिए ये देख लेते हैं कि गैमिट का इन्वॉल्वमेंट होता किसमें है। तो वैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमिट का इन्वॉल्वमेंट होता है और उनके थ्रू नए संतान पैदा लेते हैं उसको हम बोलते हैं ओपोमिक्सिस। ठीक है, उसका एक एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, सब्र रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बताएं आपको, जब नए संतान को पैदा करने में कितने जीव भागीदारी लेंगे, दो जीव भागीदारी लेंगे, तो वैसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स, दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट व्हिच डेवलप्स एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म्स। क्या बोल रहा है बाबू, ये बोल रहा है कि जो देखो होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव भागीदारी ले रहे हैं और दोनों का जो सेक्स होगा क्या वो सेम होगा, जी नहीं, दोनों का सेक्स अलग होगा, दोनों में जो लिंग होंगे वो अलग होंगे, एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जो मेल होगा वो मेल गैमिट बनाएगा, ठीक है, जो फीमेल होगी वो फीमेल गैमिट बनाएगी, दो गैमिट बन गए। अब ये दोनों गैमिट क्या करेंगे बाबू, आपस में मिलेंगे और इस मिलने के मेथड को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो हम आगे देखेंगे। और दो गैमिट मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, जाइगोट। क्या बना रहे हैं बाबू, जाइगोट। तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे मेल अपना गैमिट बनाता है, फीमेल अपना गैमिट बनाती है। ठीक है, और वो दोनों गैमिट मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। चलिए, नर और मादा युग्मक का निर्माण या तो एक ही व्यक्ति द्वारा या विपरीत लिंग के अलग अलग व्यक्तियों द्वारा होता है। ये युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं, मतलब जाइगोट बनाते हैं, और उसी जाइगोट से क्या होता है बाबू, एक नया संतान पैदा लेता है। आप लोग को पता होगा कि देखिए ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर एक कोशिकिया, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। वैसा जीव जो एक ही कोशिका से मिलके बना है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। और वैसा जीव जो बहुत सारे सेल से मिलके बना है उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। चलिए जल्दी से एग्जांपल दीजिए। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या होता है, अरे सब पढ़े हैं बच्चे में, क्या होता है बताओ बताओ, अमीबा, ये आया याद। मल्टी सेलुलर खरे आपके सामने है, मल्टी सेलुलर ह्यूमन। ठीक है, सब क्या है, ये सब मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, करोड़ों करोड़ों सेल से मिलके बने हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन की विधि। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक,
सारे मेथड को देखते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसमें से बाबू विखंडन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विखंडन, विखंडन सुनते ही आपको लग रहा होगा कि विभाजित करना, कुछ लग रहा है ऐसा कि कुछ तो बट रहा है भैया। हाँ, देखेंगे आगे। मुकुलन, इसको ही पढ़ना आगे, ठीक है। खंडीकरण, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन, सबको देखते हैं धीरे धीरे करके। बहुत ही आसान वीडियो रहने वाला है। जितने पूरे चैप्टर की समरी आपको समझ में आएगा, ये वादा है। बस आप वीडियो को देखते चले और सारे क्वेश्चंस बनेंगे एकदम अभी धराधर, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं विखंडन, जिसको बोलते हैं फीजन। विखंडन या फीजन, ये होता क्या है बाबू, जब कोई भी सेल यूनिसेलुलर, इसमें हम हमेशा बात करेंगे यूनिसेलुलर, जो आपको अभी बताए हैं, ये हमेशा होगा एक कोशिकीय वाले जीवों में। वैसे जीव जो यूनिसेलुलर होंगे, तो क्या ये ह्यूमन के अंदर हो सकता है? अरे बाबा कैसे होगा, वो तो सारे मल्टीसेलुलर हैं। समझ में आ रहा है? तो ये किसमें होगा? केवल यूनिसेलुलर में। तो इसमें होता क्या है, जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो अपने शरीर को बाबू दो या दो से ज्यादा हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है। क्या बोले हम? अपने शरीर को दो या दो से ज्यादा हिस्सों में बांट लेते हैं। अच्छा, अगर दो हिस्सों में बांटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, देखेंगे अभी। और दो से ज्यादा हिस्सों में बांटेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनटू टू और मोर सेपरेट डॉटर सेल। चलिए यहां पे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि एग्जांपल किसका ले, यूनिसेलुलर, जल्दी से बताइए किसका ले, अमीबा। चलिए अमीबा, बार बार अमीबा ले रहा है ना बाबू, क्योंकि अमीबा का कोई साइज नहीं होता है, ठीक है। एकदम सिंपल, ठीक है। जैसे मन वैसे भांग दो, बन गया आपका अमीबा, ठीक है। चलो ये एक अमीबा है, ठीक है, पेरेंट है, ठीक है। अरे पेरेंट रहेगा तब ना संतान देगा, तो पेरेंट है, ठीक है। अब क्या करेगा ये बाबू, अपने शरीर को ये दो भाग में बांट सकता है, पहला कंडीशन, या दो से ज्यादा भाग में भी बांट सकता है, ठीक है। क्या लिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर को दो भाग में बांट लेगा या फिर दो से ज्यादा भाग में बांट लेगा। चलिए यही समझा देते हैं आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर को दो भाग में बांटेगा तो इसको हम बोलेंगे बाबू बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब दो, फिजन मतलब विखंडन, दो भाग में बांट लिया। और दो से ज्यादा भाग में बांटेगा तो क्या बोलेंगे? जी हाँ एकदम सही, मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। क्या बोलेंगे बाबू? बहुविखंडन। आ रहा है ना समझ में? आएगा पूरा चैप्टर ऐसे ही खत्म होगा, ठीक है। बस देखते रहो और सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, एक कोशिका जीवों का दो या दो से अधिक अलग अलग संतति कोशिका में विभाजित होना क्या कहलाता है? फिजन, विखंडन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विखंडन का फिजन हो गया। फिजन क्या बताएं? एक कोशिकीय जीव है, अपने शरीर को दो या दो से ज्यादा भाग में बांट लेगा। अगर दो भाग में बांटेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। द्विखंडन, और अपने शरीर को जब वो दो से ज्यादा भाग में बांटेगा तो क्या बोलेंगे बाबू? बहुखंडन, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, डिफरेंस आ सकता है कि द्विखंडन और बहुखंडन के बीच में अंतर बताइए, ठीक है। चलिए, द्विखंडन बाइनरी फिजन, क्लियर। द्विखंडन बाइनरी फिजन, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने शरीर को दो हिस्सों में बांट लेता है और वो जो दोनों हिस्सा रहता है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसी को बोलते हैं द्विखंडन, दो खंडन, ठीक है। इसका एग्जांपल बाबू आपका होगा अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, ये सारे यूनिसेलुलर है। हाँ ये ध्यान में रखेंगे, ये जब भी फिजन होगा किसमें होगा? यूनिसेलुलर में ही होगा, ठीक है। फिर आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या था? वही ऑर्गेनिज्म अपने शरीर को दो या दो से ज्यादा भाग में बांट लेगा तो उसको बोलेंगे हम बहुखंडन, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा बाबू आपका प्लाज्मोडियम,
प्लाज्मोडियम आपको पता है क्या होता है? मच्छर काटता है, मलेरिया होता है। सारा मच्छर काट लेगा, मलेरिया हो गया, काट लिया, हो गया मलेरिया हमको। अरे बाबा, अब नहीं, ऐसा नहीं होता है। वैसे मच्छर जिनके अंदर प्लाज्मोडियम होगा, अगर वो मच्छर आपको काटेंगे तब तो आप गए, हो गया मलेरिया, दूर रहो भैया, हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे द्विखंडन का एग्जांपल हो गया अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना। बहुखंडन सिंपल है, जब पेरेंट बॉडी डिवाइड कर लेता है अपने शरीर को दो या दो से ज्यादा भागों में, तो उसको बोलते हैं बहुखंडन। एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं आपको, एक ही जीव द्विखंडन भी करेगा और बहुखंडन भी करेगा। देखिए क्या होगा। अमीबा का फिर से एग्जांपल लेते हैं। आप तो बोलेंगे सर तो भीड़ गए अमीबा पे, जी आज अमीबा को एकदम खा पका जाना है। ठीक है, चलिए समझाते हैं होता क्या है। जब वातावरण बाहर का बढ़िया रहेगा बाबू, ठीक है, कोई भी जीव है, सबके लिए वातावरण कभी अच्छा हो सकता है, कभी खराब हो सकता है, कभी फेवरेबल कंडीशन होगा, कभी अनफेवरेबल कंडीशन होगा। ठीक है, अमीबा भी एक जीव है। अगर बाहर का कंडीशन सही है, फेवरेबल है, जैसे कि खाना वाना अवेलेबल है, टेम्परेचर उसको जैसा चाहिए वैसा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने शरीर को दो भाग में बांट लेगा। तो वो कौन सा फिजन? बाइनरी फिजन। और जब बाहर का वातावरण खराब होगा, जब बाहर का वातावरण खराब होगा, चलिए एग्जांपल लेते हैं अमीबा का ही। ठीक है, पहला केस में तो बता दिया आपको कि अमीबा द्विखंडन कर लिया, बाहर का वातावरण वगैरह सब अच्छा है, फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, मतलब जब कंडीशन अच्छी होंगी तो अमीबा क्या शो करेगा? बाइनरी फिजन। और जब कंडीशन खराब होगी बाहर की, तो अमीबा शो करेगा मल्टीपल फिजन। होता क्या है, ये अमीबा है, ठीक है, ये जो अमीबा का आप लोग को ये इरेगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बाबू सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। ये अपना स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाता है? ताकि ये बाहर जो खाना प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है, उसको ये कैच कर सके, इनगल्फ कर सके। उसके लिए ये क्या करता है, अपने शरीर के ढांचा को ऐसा कर लेता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, बाहर का कंडीशन कैसा है, अच्छा है कि खराब है? खराब है, अनफेवरेबल कंडीशन है, बाहर तो खाना अवेलेबल है नहीं। तो ये अमीबा क्या करेगा, अपने शरीर को चेंज कर लेगा, सूडोपोडिया को खींच लेगा अपने शरीर के अंदर, और कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, गोल हो जाएगा। जबकि नॉर्मल कंडीशन में अमीबा कैसे पाए जाते थे बाबू? इरेगुलर शेप। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन कैसा है? कंडीशन कैसा है? अनफेवरेबल। कैसा है प्यारे बच्चों? अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल में कंडीशन में क्या किया, अमीबा राउंड शेप में बन गया, अपने सूडोपोडिया स्ट्रक्चर को खींच लिया। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो केंद्रक है, वो शरीर के अंदर ही विभाजित होंगे। ठीक, वो क्या करेंगे बाबू, शरीर के अंदर ही विभाजित होंगे। और क्या होगा, इसके ऊपर परत बन जाएंगे, इसके ऊपर 3 परत बन जाएंगे। ठीक, इस परत को हम बोलते हैं पूटी। क्या बोलते हैं बाबू? पूटी। अरे वाल पुटी नहीं, अमीबा के ऊपर जो 3 परत बन रहा है उसको बोलते हैं पूटी। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, पूटी बनने वाले प्रोसेस को बोलते हैं पूटी भवन। क्या बोलते हैं बाबू? पूटी भवन। ठीक है, बन गया, बाहर का कंडीशन खराब है। फिर जैसे ही बाहर का कंडीशन अच्छा होगा, ये अपने तीनों परत को तोड़ लेगा, ये अपने तीनों परत को तोड़ लिया, और जितने भी अंदर अमीबा बने हैं ये सब बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए, तो एक बार में एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा बन गए, तो ये आपके हो गए मल्टीपल फिजन। यहां पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जब फिजन होगा, बाइनरी फिजन होगा या मल्टीपल फिजन होगा, तो इसमें सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपके कौन डिवाइड करेंगे? सेल। समझ में आ रहा है? शरीर बाद में डिवाइड करेगा, सबसे पहले कौन विभाजित होगा? न्यूक्लियस। उसको बोलते हैं सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। ठीक है प्यारे बच्चों, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा क्या होगा बाबू? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस मतलब शरीर का विभाजन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता भी है कि फिजन है, बताइए बाबू पहले केंद्रक विभाजित करते हैं कि पहले शरीर विभाजित करते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे पहले कौन विभाजित करता है? केंद्रक, न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड, बर्डिंग, मुकुलन। मुकुलन सुनते ही बोलिएगा, मुकुल सुनते ही लग रहा है कुछ गोल मटोल
जी गोल मटोल, ईस्ट। क्या एग्जांपल होगा इसका? ईस्ट। ठीक है, हाइड्रा भी बोल सकते हैं, दोनों होगा एग्जांपल, ईस्ट और हाइड्रा। होता क्या बाबू, ये एक ईस्ट का फिगर है, शरीर के इसके बाहर एक छोटा सा वृद्धि होता है, बर्ड जैसा छोटा सा वृद्धि होता है, जिसको हम बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं बाबू? मुकुल या फिर बर्ड। क्या बोलेंगे? बर्ड। धीरे धीरे यही बर्ड बड़े होते जाएंगे, ठीक है। और बर्ड तो बड़े होंगे बाबू, लेकिन उसके साथ साथ केंद्रक जो है, न्यूक्लियस, वो भी बटना स्टार्ट हो जाएगा। पहले एक है, फिर देखिए दूसरे वाले फिगर में क्या होगा, ये जो केंद्रक है ये भी बट रहा है और इधर मुकुल भी बड़े हो रहे हैं। फिर आगे क्या होगा बाबू, ये जो आपके केंद्रक हैं वो फाइनली दो भाग में बट जाएंगे। तो देखिए, तो एक जीव से बन गए आपके दो नए जीव, समझ में आया? और यहाँ पे हमेशा जो नया जीव बन रहा है, जो नया संतान पैदा ले रहा है बच्चे, उसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक। तभी तो ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे आगे क्या होता है, दो जीव को लाना ही है वहां पे, नहीं तो होगा ही नहीं। ऐसा मत सोचिएगा, एक जीव से भी वहां पे बच्चे पैदा होंगे, संतान पैदा होंगे। कुछ मेथड्स है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा गया है, जीव के शरीर के बाहर मुकुल का निर्माण होता है, ये मुकुल है, ठीक है, जिसको बर्ड्स बोलते हैं। यही मुकुल परिपक्व होके, मतलब मैच्योर होके, मुकुल के क्या होता है, वो वृद्धि होती है, बढ़ते जाते हैं, और उसके साथ साथ जो पेरेंट के अंदर केंद्रक है वो भी विभाजित होते चलता है। और जैसे ये मुकुल बड़ा हो जाता है तो ये क्या करता है, अपने पेरेंट का शरीर छोड़ देता है। मतलब एक से कितने बन गए? दो। वाह भैया। चलिए, अब ये फ्रेगमेंटेशन, खंडीकरण, खंडीकरण मतलब खंड, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा बाबू स्पाइरोगायरा। क्या एग्जांपल होगा बाबू? स्पाइरोगायरा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक एग्जांपल याद रखिए और एक बार समझ जाइए, फिर आप वर्ड से ही दे दनादन आंसर देते जाइएगा, ठीक है। चलिए स्पाइरोगायरा का डायग्राम बनाते हैं। ये आपके होंगे स्पाइरोगायरा, ठीक है। हो गया स्पाइरोगायरा, पेरेंट है भाई, पेरेंट है, इससे नया संतान बनाना है। कैसे बनेगा? देखिए कैसे बनेगा, हम इसीलिए तो है बाबू, बताने के लिए कैसे बनेगा, सब्र रखिए। होगा क्या यहाँ पे बाबू, ये जो स्पाइरोगायरा है ये किसी कारणवश या किसी एक्सीडेंटल की वजह से बीच से कट गया। बीच से क्या हुआ? कट गया। तो सपोज करिए ये एक पेन है, अगर ये बीच से कट गया तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, अगर बीच से कटा तो, ठीक है। अगर हम इसको तीन भाग में काटते तो तीन टुकड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि ये दो भाग में कट गया, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये। चलिए दोनों भाग का फोटो बनाते हैं। दो भाग हो गए बाबू, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है, ऐसा मानना है, आएगा। स्पाइरोगायरा बीच से कट गया तो दो भाग होंगे, ठीक है। ये जो एक भाग है, ये जो एक खंड है बाबू, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा भैया मेरे, ये जो एक खंड है ये एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा। जादू, जादू। अगर आपको भी एक से दो बनना हो तो क्या बोलिएगा, दोस्त को बोलिएगा कि मेरे शरीर को काट दीजिए बहुत सारे टुकड़ों में, फिर उसके बाद मेरा शरीर 50 टुकड़ों में, अगर आपके दोस्त काटे होंगे तो आप 50 बन जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक खंड एक नया स्पाइरोग्राम बना लिया, ये दूसरा खंड क्या करेगा, ये भी एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा, ठीक है। बन गया, देखिए तो सेम ऐसा बन गया, दो भाग में कटा। जरूरी नहीं कि दो भाग में कटेगा, अगर तीन भाग में कटता तो तीनों खंड क्या होता, नया स्पाइरोगायरा बनाता। तो इसको सिंपल में क्या बोलेंगे बाबू, जो बॉडी होगा
जो प्रत्येक खंड होगा, जो प्रत्येक खंड होगा वो क्या करेगा बाबू, एक नया जीव बनाएगा। ठीक है, नया जीव बनाएगा। अच्छा, कोई कोई सुना होगा रीजेनरेशन। अच्छा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हमारे यहाँ छिपकली थी, हम उसको एकदम अच्छे से रूम में रखे हुए थे, दोस्त बन गया था मेरा, रात को कोई नहीं था बात करने के लिए तो उसी से बात करते थे हम। एक दिन सर, एक दिन क्या हुआ सर कि उसका पूंछ कट के गिर गया मेरे बेड पे। हम तो पढ़े थे सर फ्रेगमेंटेशन, हमको ऐसा लगा कि उसका पूंछ जो है वो नया छिपकली बन जाएगा, तो हम उस पूंछ को क्या किए सर, रख दिए अपने बुक के ऊपर। अगले दिन देखे सर तो वो नया छिपकली तो बना ही नहीं। हमको ऐसा लगा कि गलत पढ़ाया गया है। ऐसा आपको लगा? जी नहीं, वहां पे होता है बाबू रीजेनरेशन। फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन दोनों अलग चीज है। रीजेनरेशन में होता क्या है बाबू, सपोज करिए कि सपोज करिए कि छिपकली है, छिपकली का अगर ये टेल कट गया इसके शरीर से, ठीक है, तो दो भाग होंगे इसके, एक ये भाग और एक बेचारा ये, दो भाग होंगे। ये इसका पूंछ हो गया, ये छिपकली हो गई। तो इसमें अगर ये फ्रेगमेंटेशन करता तो होता क्या, ये जो पूंछ था वो नया छिपकली बना लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या होता है, छिपकली जो है वो अपने लॉस्ट पार्ट को फिर से बना लेती है, उसको बोलते हैं हम रीजेनरेशन। ठीक है, तो रीजेनरेशन फ्रेगमेंटेशन में अब से कंफ्यूज नहीं होना है। रीजेनरेशन में वो जीव अपना बस खोया हुआ पार्ट को फिर से पा सकता है, फिर से बना सकता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में प्रत्येक खंड नए जीव बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। ठीक है, इसमें कुछ नहीं याद करना है बाबू, एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं चल बीजाणु, चल रहा है मतलब वैसे बीजाणु जो चलते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं अचल बीजाणु। लीजिए, नहीं चल रहा है, समझ में आया? चल बीजाणु क्या बोलेगा, चलेगा। कैसे चलेगा, उनके पास फ्लैजेला होगा, क्या होगा, फ्लैजेला। और जो नहीं चलेंगे उनके पास फ्लैजेला होगा ही नहीं। समझ में आया? तो होता क्या है, चलो यहां पे देखो, अब जल बीजाणु, जूस्पोर, ये किस में होते हैं बाबू, जहां एग्जाम्पल से काम चलेगा, बस एग्जाम्पल याद करिए, ऑब्जेक्टिव में टिक मार के आइए। जूस्पोर पाए जाते हैं आपके क्लाइमीडोमोनास, इसमें पाए जाते हैं बाबू मेरे क्लाइमीडोमोनास। और ये स्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब इनके अंदर गति होती है। क्या होती है, गति। समझ में आया? वो चलते हैं भैया। कोनिडिया, ये आपके पाए जाते हैं पेनिसिलियम में, इनके अंदर मोटाइल नहीं होती है, मतलब गति नहीं करते हैं। समझ में आया? मोटाइल होते हैं मतलब फ्लैजेला होता है भैया, फ्लैजेला होता है। यहां पे क्या होगा, फ्लैजेला नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? इसका एग्जाम, इसका थोड़ा फिगर देख लीजिए, जूस्पोरिन क्लैमिडोमोनास। ठीक है, ये हो गया जूस्पोरिन क्लैमिडोमोनास। ये क्या करेंगे बाबू, स्पोर निकालेंगे अपने शरीर के अंदर से। ठीक है, ये क्या करेंगे बाबू, ऐसे स्पोर बनाएंगे अपने ही तरह, और फिर इसको बाहर निकालेंगे, और वो जो बीजाणु होगा वो फिर एक नया जीव बन जाएगा। समझ में आ रहा है? कैसा, कुछ और बन जाएगा? अरे नहीं बाबा, अपने पेरेंट की तरह ही बनेगा। ठीक है, कोनिडिया में क्या होता है, पेनिसिलम। अच्छा, जो हम बोल रहे हैं ना फ्लैजेला, जो चल रहा है, जो गति करवा रहा है, वो यही है, यही है फ्लैजेला। चलने का राज यही है इसका। कोनिडिया को आ रहा होगा गुस्सा, सोच रहा होगा काट दें इसको, काट दे फ्लैजेला को, ताकि ये दोनों एक ही तरह हो जाए। ठीक है, अरे दुश्मनी होता है ना, जैसे कि आप अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, टीच माइंड ज्वाइन किए हैं, एकदम बोर्ड में आप अच्छा कीजिएगा। आपके दोस्त जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ेगा उसका नंबर खराब आएगा, तो जब रिजल्ट आएगा तो उसको तो आपसे दुश्मनी होगा ना। वो क्या चाहेगा कि किसी कारणवश या तो एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, ताकि फिर से दोबारा एग्जाम देने को मिले। समझ में आ रहा है? वही अगर ये चाह रहा होगा कि क्या करे, इसको काट दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा भैया।
ठीक है, होगा नहीं होगा। चलिए यहां पे देखते हैं कोनिडिया इन पेनिसिलम, इसका फिगर। ये हो गया, ऐसे होते हैं कोनिडिया, यही है कोनिडिया स्पोर, और यही नीचे आएगा और फिर यहां से क्या बन जाएंगे, दूसरे। क्लियर हो गया। चलिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। होता क्या है भैया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मतलब प्लांट का बात हो रहा होगा। अरे यार प्लांट सुनते ही अजीब लगता है, दर्द होता है ना। पेड़ पौधा तो पढ़ना ही नहीं है सर, जल्दी से आइए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, वेट कर रहे हैं, आ रहे बाबू आ रहे, जल्दी से खत्म करके आ रहे हैं, ठीक है। इससे भी और ज्यादा मजा आएगा, पूरा रटा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। प्लांट प्रोपेगेशन में बाबू क्या होता है, जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। आप तो यहीं पे फंस गए प्रोपेग्यूल्स पे ही। होता क्या है प्रोपेग्यूल्स, सुनिए यहां पे क्या होता है। पौधे के वो भाग जिनके पास कैपेसिटी होता है, ताकत होता है नया प्लांट बनाने का। अब सर जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से भाग। बाबू रूट, जड़, जड़ के पास ताकत होता है, स्टेम तना, और लीव्स पत्ती, इन तीनों के पास इतनी ताकत होती है कि ये तीनों क्या कर सकते हैं, नए प्लांट बना सकते हैं। क्लियर। तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रोपेग्यूल्स या फिर वेजिटेटिव पार्ट। तो सिंपल में क्या बोलेंगे कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट नए प्लांट बनाते हैं। और वो वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं, रूट, स्टेम और लीव्स। देखेंगे आगे कि रूट कैसे नया प्लांट बना रहा है, तने से कैसे नए प्लांट बन रहा है, पत्ती से कैसे नए प्लांट बन रहा है, देखेंगे आगे। अभी बस ट्रस्ट कीजिए कि बनते हैं और रट जाइए, ठीक है। लिखा गया है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव पार्ट भैया मेरे कौन कौन से, रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, यहां पे हम देखते हैं कि तनों के द्वारा नए पौधे कैसे बनाए जाते हैं। क्या बताए थे कि पौधे के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो कि नए पौधे बना देते हैं। वो भाग में क्या क्या था, जल्दी से बताइए। पहला आपका स्टेम था, दूसरा आपका रूट था, तीसरा आपके लीव्स थे, जड़े, पत्ती और तना। ये तीनों क्या कर सकता है बाबू, नया पौधा बना सकता है। चलिए पहले देखते हैं कि तने के द्वारा नए पौधे का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया बाबू, ट्यूबर। क्या दिया, ट्यूबर, कंद। इसका एग्जाम्पल होगा पोटैटो, पोटैटो भैया, आलू। आलू होता क्या है, इसके जो तने होते हैं वो जमीन के अंदर जाते हैं और वहां पे स्टोर करते हैं फूड। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया ट्यूबर, कंद। दूसरा है रनर, दौड़ने वाला, ऊपरी भुस्तारिका। रनर में समझेंगे बाबू होता क्या है, ये सपोज करिए कोई एक नन्हा मुन्ना प्लांट है, ठीक है, नन्हा मुन्ना प्लांट है, ठीक। इसका जो सबसे नीचे वाला तना होगा बाबू, इसका जो सबसे नीचे वाला तना होगा, ठीक है, ये नीचे वाला तना हो गया आपका, ये आपका हो गया नीचे वाला तना। ये नीचे वाला तना क्या करेगा, जाएगा जमीन पे, ठीक है, और फिर यहां से रूट निकलेंगे और फिर यहां से क्या होगा, फिर से वही नन्हे मुन्ने पौधे आ जाएंगे। मतलब सबसे नीचे वाला जो तना था वो जाएगा जमीन के पास और फिर वहां से निकलेंगे रूट और फिर वहां से क्या निकलेगा, नया पौधा। ऊपर हो रहा है ना, ऊपरी भुस्तारिका। इसका भी एग्जांपल देखेंगे, दूब ग्रास, ठीक है, सिंपल है, बस एग्जांपल ट्यूबर, पोटैटो। कोई बोले ट्यूबर तो सीधे बोलो आलू, पोटैटो। रनर सीधे ग्रास, राइजोम जिंगर, ठीक है। अदरक, क्या बोलेंगे, अदरक। ये भी किससे बन रहा है, स्टेम से। किससे बन रहा है बाबू, स्टेम से।
इसमें क्या होता है, जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर हॉरिजॉन्टली तैरते जाती हैं, ठीक है। जैसे कि देख ही लीजिए, कहिएगा सर बता के निकल गया, कुछ ऐसा फिगर होता है अदरक का। और ये है आपके राइजोम। क्या है बाबू? राइजोम। तीसरा ऑफसेट, नाम सुन के ऑफसेट, ऑफ जी, ये ऑफ कर दिया था बंगाल के लोगों को, तभी इसको बोलते हैं बंगाल के आतंक। देखेंगे आगे क्या होता है बंगाल के आतंक। ऑफसेट में क्या होता है बाबू? ऑफसेट में क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका, वाटर हाइसेंथ का। इसका वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, जलकुंभी को ही बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, ठीक है। अच्छा चलिए उसके पहले यहां पे देख लेंगे, ये जो रनर में ये जो नया प्लांट निकल रहा था वो निकलता है नोड से। कहां से निकलता है बाबू? नोड से। जो नोड आपके होते हैं वो बनाते हैं न्यू प्लांट। नए पौधे का निर्माण कौन करते हैं? नोड, ठीक है। अब नोड होते क्या है? हो गया कहानी खत्म यहीं पे, नोड पता ही नहीं है, सर बता दी कि नोड से नया प्लांट बन रहा है। चलिए देख लेते हैं ना, सर सब बताएंगे, सबका समाधान करेंगे सर यहाँ पे बाबू। ये है आपके शुगर केन, गन्ना, ठीक है जो आजकल आप खूब खा रहे होंगे, ठीक। तो गन्ना के बीच बीच में देखते होंगे एक आपका कुछ ऐसा चीज दिखता होगा, ठीक है, जिसको छीलने में बहुत दिक्कत होता होगा। मजे में गन्ना खा रहे हैं, पूरा रस ले रहे हैं उसका, लेकिन एक टाइम ऐसा आता होगा अब मन नहीं कर रहा है इसको छीलने का, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बाबू नोड, जो बीच में प्रेजेंट रहता है इसको क्या बोलते हैं? नोड। और दो नोड के बीच को गैप को बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं बाबू? इंटरनोड। दो नोड के बीच के गैप को इंटरनोड। और यही नोड से निकल रहा था आपका नया प्लांट, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब कहां थे? ऑफसेट, ऑफसेट यहां पे आते भैया जलकुंभी के पास। जलकुंभी में क्या होता है बाबू? जलकुंभी में क्या होता है भैया मेरे? जलकुंभी में एक ही लंबा नोड जाता है, ठीक है, मतलब इसमें एक ही इंटर नोड होगा जो कि लंबा होगा। यहां पे देखिए नोड था, फिर यहां पे एक नोड है, और दो नोड के बीच के गैप को क्या बोल रहे हैं? इंटर नोड, ठीक है। और इसी नोड से फिर निकलेंगे आपके रूट, और फिर ये निकलेंगे प्लांट, निकलेंगे भैया प्लांट, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया वाटर हाइसेंथ, ठीक है। वाटर हाइसेंथ के बारे में आगे पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आ ही गया वाटर हाइसेंथ, ऑफसेट एग्जाम्पल था तो यही पढ़ा देते हैं, ठीक है। बंगाल का आतंक, ये भारत में बाबू नहीं पाया जाता था, ठीक है। इसके पत्ते बड़े बड़े थे, दिखने में अच्छे थे, तो इनको क्या किया गया? भारत में लाया गया, ठीक है। भारत में लाया गया किसको? वाटर हाइसेंथ को, जलकुंभी को। लेकिन जब लाया गया उसके बाद ये नहीं पता था कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। फायदे तो देख लिए भैया, अच्छा दिख रहा है चलो ले आओ, शकल पे मत जाइएगा, जो अच्छे दिखते हैं वो होते नहीं है भैया, ठीक है। तो ये दिख रहा था अच्छा, सब खुश हो गए, लेके आ गए, ठीक, लाए, लगा दिए। इसका ये खूबी क्या था? ये बहुत ही तेजी मात्रा में फैलता था, बहुत ही तेजी मात्रा में। कहां फैलता था? जहां पे पानी रुके हुए रहते थे, जहां पे जमा रहते थे, तालाब, ठीक है, वो बहती नदी में नहीं, जहां पानी रुके हुए हैं तालाब में क्या होता था? ये बहुत ही तेजी मात्रा में अपने आप को मल्टीप्लाई करता था, फैलता था बहुत ही तेजी मात्रा में, ठीक है। तो चलो फैलता था, ठीक है भैया, दिखने में अच्छा लग रहा है, फैल रहा है तो अच्छा है, अच्छी बात है, ठीक है। मतलब कोई एक खूबसूरत, मतलब कोई एक खूबसूरत कोई चीज है वो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो अच्छी बात है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हुआ, दिखने में वो तो अच्छा था, फिर क्या पता चला कि बहुत जल्दी जल्दी वो बढ़ रहा है, वहां तक भी ठीक था, लेकिन कहां फंस गए कि ये क्या करता था बाबू? पानी के अंदर से ऑक्सीजन को खींच लेता था। तो जो पानी के अंदर जीव रहते थे, जो मछली रहते थे, वो मर जाते थे। और आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में कितनी ज्यादा मछली पाई जाती है, ठीक है। तो ये फैलते फैलते भैया ये बंगाल तक चला गया था, ठीक है, वहां पे पूरा तबाह मचा दिया था, जितने भी मछली थी सब मर जा रही थी। किसके कारण? इसी के कारण, वाटर हाइसेंथ के कारण, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन खींच ले रहा था, समझ में आया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बंगाल के आतंक। वाटर हाइसेंथ which is one of the most invasive weeds found growing where there is a standing water, मतलब जहां पे पानी रुका हुआ रहता है
ये क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है पानी में से, जिसके कारण जो मछलियां हैं, यहाँ पे विश नहीं फिश कर लेंगे, ठीक है, फिश कर लेंगे, जो मछलियां हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती है बाबू, मर जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलिए स्टेम के द्वारा हम देख लिए थे। अब देखते हैं बाबू पत्तों के द्वारा। क्या बोले थे हम कि प्लांट के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो नया प्लांट बना सकते हैं। पहला पार्ट था स्टेम, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट है आपके लीव्स। लीव्स में क्या होता है, ब्रायोफाइलम बाबू एक प्लांट का ऐसा स्पेसीज है, ठीक है। पहले ब्रायोफाइलम को क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा एक प्लांट का एक ऐसा स्पेसीज है बाबू, जिसके मार्जिन पे बर्ड्स निकलते हैं और वही बर्ड्स धीरे धीरे नया पौधा बन जाता है। जैसे कि सपोज करिए कि ये ब्रायोफाइलम का लीव्स है, पत्ते हैं, पत्ते हैं, ठीक है भैया मेरे। इन पे क्या हुई, इन पे आपके छोटे छोटे बर्ड्स निकले। क्या निकले हैं, छोटे छोटे बर्ड्स निकले। धीरे धीरे यही बर्ड्स क्या होते हैं बाबू, यहां से रूट निकलता है, फिर धीरे धीरे नए प्लांट बनने लगते हैं। हो गया, पत्ता से ही बन गया नया प्लांट। समझ में आया। तो क्या बोल रहे हैं कि पत्तों के द्वारा नए पौधों का निर्माण होना। क्या ये पत्थर चट्टा ब्रायोफाइलम, क्या बोल देंगे बाबू, ब्रायोफाइलम। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, हिंदी में लिख दे, व्हाइट कलर से लिख देते हैं, ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा। ठीक है, चलिए रूट के द्वारा, जड़ों के द्वारा कैसे नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, क्या बोलते हैं स्वीट पोटैटो को, शकरकंद, शकरकंद। ठीक है, जो हम खाते हैं वो क्या होता है बाबू, वो एक जड़ होता है, वो रूट हम खा रहे हैं। ठीक है, जो फूड हम खा रहे हैं शकरकंद, वो क्या है, वो जड़ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज हम बताते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। ठीक, यहाँ पे लिखा है, चलिए इसको मिटाते हैं भैया। आपको हम बता चुके कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्टेम के द्वारा नए प्लांट, रूट के द्वारा नए प्लांट, लीव्स के द्वारा नए प्लांट। ठीक है, इन सब से हटके एक आपके होते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है बाबू, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इनका जो पहला मेथड है वो है बाबू आपका कटिंग। कौन सा मेथड, कटिंग, नाम से लग रहा होगा कटिंग, जी हाँ वही है, कटिंग, काटना ही है। हुआ क्या, जैसे कि आप क्या किए, गए अपने दोस्त के घर, दोस्त के घर गए, आपको वहां पे दिखा गुलाब का फूल। ठीक है, आपका तो, आप लोग का तो ध्यान जाएगा ही गुलाब के फूल पे, वहां तुलसी का भी तो था पेड़। ठीक है, आपको दिखा गुलाब का फूल, चलिए कोई नहीं कोई नहीं, चलिए गुलाब का फूल दिखा। आप क्या चाहते हैं कि उस गुलाब के फूल को अपने घर पे उगाना। आप दोस्त से तो मांग नहीं सकते हैं, उसको तो खुद जरूरत पड़ता है गुलाब के फूलों का डेली, वो तो देगा नहीं। तो आप क्या किए, उसके टहनी को काट लिए, गुलाब के फूल के टहनी को काट लिए। क्या काट रहे हैं यहाँ पे, टहनी को, स्टेम को काट लिए, स्टेम को कट किए और इसी स्टेम को घर पे लेके आए और गमला में डाल दिए, और वहां से क्या हुआ, नया प्लांट बन गया। तो ये आप अपने से कर रहे हैं ना, खुद से काट रहे हैं फिर लगा रहे हैं अपने घर पे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो मेथड है बाबू, उसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं बाबू, दो प्लांट को कंबाइन करके, ठीक है, मतलब ऐसा प्लांट हम बनाते हैं जिसके अंदर वो दोनों प्लांट का फीचर रहे। ठीक, सपोज करिए कि कोई दो प्लांट है, एक प्लांट आपको बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, फिर से एग्जांपल लेते हैं गुलाब का ही। ठीक है, गुलाब का एक पौधा है, वो प्लांट आपको दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन दूसरा गुलाब का प्लांट है, वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छा है।
तो आप क्या चाहते हैं कि हम ऐसा प्लांट बनाएं जो दिखने में भी अच्छा हो और उसका फ्रेग्रेंस भी अच्छा हो। तो क्या करेंगे हम बाबू, सपोज करो कि ये एक प्लांट था, ठीक है, ये एक प्लांट था जो दिखने में अच्छा था, ठीक है। चलिए और नीचे लेके आते हैं उसको। ग्राफ्टिंग समझा रहे बाबू, ठीक है, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक। ये एक प्लांट है, ठीक है, ये वैसे प्लांट है जो दिखने में अच्छे थे, ठीक है। कैसे थे बाबू? दिखने में अच्छे थे, अट्रैक्टिव थे, जैसे कि आप लोग हैं, ठीक है, दिखने में अच्छे थे। दूसरा एक प्लांट था जिसके फ्रेग्रेंस अच्छे थे, ठीक है, इसके फ्रेग्रेंस अच्छे थे। तो क्या करेंगे हम, जिसका फ्रेग्रेंस अच्छा है या फिर जो दिखने में अच्छा है, ठीक है, मतलब मेन मोटो क्या है कि दोनों प्लांट को एक साथ रैपिंग कर देना। तो क्या करेंगे, लेके आएंगे दूसरे प्लांट को, चलिए दूसरे प्लांट को दूसरे कलर से बनाते हैं। ये रहा आपका दूसरा प्लांट, लेके आएंगे दूसरे प्लांट को और क्या करेंगे, फिर रैपिंग कर देंगे। जैसे टेप मारना होता है ना, तो रैपिंग कर देंगे। तो अब जो प्लांट उगेगा, अब जो फूल उगेगा, वो अट्रैक्टिव भी होगा और उसका फ्रेग्रेंस भी अच्छा होगा। दोनों फीचर आ गया कि नहीं? इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। तीसरा क्या होता है बाबू? तीसरा होता है लेयरिंग। लेयरिंग, लेयरिंग मिंट जास्मिन ये सब में होता है। लेयरिंग में क्या हुआ, सपोज करिए एक प्लांट है, ठीक है, उसका एक तना है, ठीक। इस तने को आप क्या कीजिएगा, इस तने को आप क्या कीजिएगा भैया मेरे, इस तने को आप क्या किए, इस तने को आप कर दिए, इस तनी को आप ले गए जमीन के अंदर, इस तने को आप कहां लेके गए बाबू, जमीन के अंदर लेके गए इस तने को, वहां से रूट आना स्टार्ट हो गया और फिर वहां से नया प्लांट बन गया। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं हम लेयरिंग। क्या बोलते हैं? लेयरिंग। चलिए बाबू, यहां पे छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है बुक में, ठीक है, देख के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो फंजाई और अलगी होते हैं, ठीक है, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ये ज्यादातर क्या करते हैं बाबू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। कौन करते हैं? जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि अलगी और फंजाई वगैरह ये सब, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है बाबू, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म्स वो क्या करते हैं बाबू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि सर वो कब एसेक्सुअल करेगा और कब सेक्सुअल करेगा? सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या होगा, जब बाहर का कंडीशन फेवरेबल होगा, ठीक है, फेवरेबल किस सेंस में बोल रहे हैं हम, जैसे कि वो अपने बच्चे को नया देगा, ठीक है, तो बाहर उसको फूड वूड मिलेगा, बाहर का जो टेम्परेचर है वो उसके मुताबिक है, ठीक है भैया, जैसा वो चाहता है वैसा टेम्परेचर है, मतलब उसके लिए तो क्या है, वातावरण बढ़िया है, फेवरेबल है। तो उस समय क्या करेंगे वो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब बाहर का कंडीशन बढ़िया नहीं होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, तो वो क्या करेंगे बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? वही बोल रहा है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में वही जीव क्या करते हैं बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चार्ट दिया हुआ है, इसको ये समझिए कि जितना भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे, उसका ये सारा समरी है। ये अगर लिखा जा रहा है मतलब आप सब समझ गए, ठीक है। एक बार याद करना पड़ेगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रा क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलिए। बडिंग, मेरे बोलने से पहले आप बोल दीजिए बाबू। स्पॉन्ज, जेम्यूल्स, अच्छा स्पॉन्ज। चलिए स्पॉन्ज देख लेते क्या होता है। आपको बडिंग हम पढ़ाए थे, मुकुलन, मुकुलन में क्या हो रहा था, ईस्ट था, उसके एग्जांपल ईस्ट और हाइड्रा थे। तो ईस्ट के शरीर के बाहर बाबू, ईस्ट क्या समझिए, ईस्ट का शरीर है, इसके शरीर के बाहर एक मुकुल बन रहा था। धीरे धीरे यही मुकुल क्या हो रहे थे बाबू, बड़े हो रहे थे। और एक समय ऐसा आ रहा था, ये न्यूक्लियस हो गया, एक समय ऐसा आ रहा था कि ये जो मुकुल है
अपने पेरेंट के शरीर को छोड़ दे रहे थे और बन गए दो, हो गया बडिंग। तो यहाँ पे जो मुकुल बन रहा है बाबू, वो शरीर के अंदर बन रहा है कि शरीर के बाहर बन रहा है? दिख रहा है ना, शरीर के बाहर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मुकुलन होते हैं वो शरीर के बाहर बनते हैं, लेकिन गेम्यूल्स में क्या होता है बाबू, जो मुकुल का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो शरीर के अंदर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्ज। ठीक है, देखते हैं जल्दी से। ये हो गया आपको, यहां पे मुकुल का निर्माण शरीर के बाहर हो रहा है, क्लियर। यहां देखिए क्या होगा, शरीर का जो मुकुल का जो निर्माण होगा वो देखिए शरीर के अंदर हो रहा है, हो रहा है ना शरीर के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये बडिंग ही है, लेकिन ये अंत मुकुलन है। ठीक है, मुकुल का निर्माण कहां पे हो रहा है, अंदर। यहां पे मुकुल का निर्माण कहां हो रहा है, बाहर। ये किसमें होता है, स्पॉन्जेस में। किसमें बाबू, स्पॉन्ज। क्लियर, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अलगी, जल्दी से बता दीजिए, अलगी किसमें, अरे जू स्पोर भैया, जू स्पोर। पेनिसिलियम बताइए, कोनिडिया। क्लियर है, यहां पे जल्दी से आ जाइए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रनर ग्रास आ रहा है, शक्कर बनाना, ऑफसेट जलकुंभी भैया, वाटर हायसिंथ। ठीक है, यही तो था बंगाल का आतंक, भूल गए, ट्यूबर पोटैटो। क्लियर है, बल्ब ओनियन। अच्छा, एक बल्ब ओनियन होता है, एक और एग्जांपल दिया है बुक में, बुलबिल। क्या एग्जांपल दिया देखेंगे बच्चों, बुलबिल। ये पाए जाते हैं आपको अगाभी में, किसमें, अगाभी में। ठीक है, राइजोम अदरक, जिंजर, लिबर्ड बता दो, इतना प्यारा नाम है, पत्थर चट्टा, ब्रायोफाइलम। चलिए यहां पे खत्म हो गया बाबू। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बाबू, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक हम देख चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बाबू, दो पेरेंट्स इंवॉल्व होते हैं। ठीक है, दो पेरेंट्स इंवॉल्व होते हैं। अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल सिंगल पेरेंट इंवॉल्व होगा। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, एकदम रट जाइए कि एक ही पेरेंट। एसेक्सुअल में कितने पेरेंट इंवॉल्व होंगे, केवल और केवल एक। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर क्या होता है बाबू, दो पेरेंट्स इंवॉल्व होते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं कि उसमें दो पेरेंट्स इंवॉल्व हो रहा है, और एसेक्सुअल में अलैंगिक में कितने, एक पेरेंट्स इंवॉल्व होते हैं। लेकिन ऐसा बार बार जरूरी नहीं है। यहां पे मेन क्या होता है बाबू, सारा खेल होता है गैमिट्स का, युग्मक का। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग गैमिट्स, ठीक है, नर युग्मक मादा युग्मक। ठीक है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दो होने चाहिए, और ये दोनों गैमिट को मिलाना है, फ्यूज कराना है। ठीक है, तो यहां पे सारा खेल किसका होता है, गैमिट का, युग्मक का। चलिए समझिए क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमिट का, या तो एक ही इंडिविजुअल से, मतलब समझ रहे हैं, एक ही ऐसा जीव है जिसके अंदर मेल गैमिट भी है और फीमेल गैमिट भी है। ठीक है, देखेंगे ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, देखना अभी। ठीक है, बता दे अभी, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, अर्थवार्म, केचुआ। उसके अंदर क्या होता है बाबू, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि फॉर्मेशन होता है मेल गैमिट का और फीमेल गैमिट का, या तो एक ही इंडिविजुअल से, बता दिया आपको, या तो दो अलग अलग इंडिविजुअल, जैसे ह्यूमन के केस में होता है, जो मेल है वो अपना गैमिट बनाएगा, जो फीमेल है वो अपना गैमिट बनाएगी, दोनों गैमिट मिल जाएंगे, दोनों युग्मक मिल जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सिंपल सा यहां पे समझेंगे बाबू, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, यहां देखो क्या हुआ, मेल है, ठीक, ये फीमेल है। ठीक है, मेल। चलो बायोलॉजी के लैंग्वेज में इसका फिगर बना दिए, लड़का टिक उठा रहता है, लड़की का चोटी होता है। ठीक है, याद रखेंगे, मेल और फीमेल।
चलिए देखिए, अब ये जो मेल होगा ये अपना गैमिट बनाएगा, मेल गैमिट। ये जो फीमेल होगी ये अपना गैमिट बनाएगी, फीमेल गैमिट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यही गैमिट बनते हैं, मेल अपना गैमिट बनाता है, फीमेल अपनी गैमिट बनाती है, और ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं बाबू, फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ठीक, यहां पे दो अलग अलग थे, एक मेल था और एक फीमेल थी। ठीक है, अब देखिए कोई एक ऐसा जीव हो, ठीक है, कोई एक ऐसा जीव हो जिसको हम बोल रहे हैं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। आगे देखेंगे बाबू। ठीक है, एग्जाम्पल इसका अर्थवार्म, बहुत सारे, अर्थवार्म, फ्लैटवार्म, टेपवार्म, स्पॉन्ज, लीच, ये सब क्या है, हर्माफ्रोडाइट। मतलब इसी जीव के अंदर, अर्थवार्म के अंदर मेल गैमिट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमिट भी प्रेजेंट है। वाह, कितना इंटरेस्टिंग है, मेल गैमिट भी है और फीमेल गैमिट भी है। ठीक है, तो यहां देखो तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है ना, लेकिन ये भी तो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? तो ये हमेशा कहना सही नहीं होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ही पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक पेरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन गैमिट अलग होना चाहिए, युग्मक अलग होना चाहिए। ठीक है बाबू, युग्मक अलग है, दो युग्मक अलग है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट, तो वो आपके होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वही बोला हुआ है कि फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमिट का, या तो एक ही इंडिविजुअल बनाएंगे या तो अलग इंडिविजुअल बनाएंगे, दोनों का लिंग अलग अलग होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए यहां पे एक और चीज देख लेते हैं बाबू, आपको पता होगा ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। चलिए फिर से बनाते हैं हम मेल, यहां बनाते हैं हम फीमेल, इसको डिटेल में देखेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझाते हैं बाबू। ठीक है, मेल क्रोमोसोम 46, क्रोमोसोम 46। ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, ये भी पेरेंट वो भी पेरेंट। ठीक, लिख देते हैं, लिख देते हैं, घबराना नहीं है, ये भी पेरेंट है बाबू और ये भी पेरेंट है। ठीक है, पी फॉर पेरेंट, दोनों पेरेंट है। ठीक है, मेल क्या करेगा, गैमिट बनाएगा, क्या करेगा, गैमिट बनाएगा। कौन सा गैमिट बनाएगा, मेल गैमिट। ये क्या करेगी, फीमेल गैमिट बनाएगी, क्या करेगी, फीमेल गैमिट बनाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, मेल में 46 क्रोमोसोम है, यहां पे होता है डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन, सेल डिवीजन। पढ़ना है, आप पढ़ चुके होंगे, पढ़ना नहीं है, पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा उसमें थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है बाबू, जो क्रोमोसोम के नंबर, सॉरी हाँ, जो क्रोमोसोम के नंबर है वो आपके हाफ हो जाते हैं, आधा हो जाते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। मियोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो आधा हो जाता है, और माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे देखो तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, 46 था पेरेंट के पास, मतलब आपके पापा के पास कितना क्रोमोसोम था, 46, वो बनाए अपना गैमिट। ठीक है, वो बनाए मेल गैमिट, तो कितना क्रोमोसोम का गैमिट बना, 23। तो 46 से 23 हो गया, तो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो रहा है, तो ये मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, मियोसिस। सेम केस ऐसे ही ये भी फीमेल गैमिट बनेगा, यहां पे 23 मियोसिस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे ना। इधर से कितना क्रोमोसोम आ रहा था, 23, इधर से कितना आ रहा था, 23, दोनों जुट गए, जो नया बच्चा संतान पैदा होगा, जो नई बेबी होगी, उसके अंदर कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गया ना। इतना ही तो होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है बाबू, चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहां पे बेबी पैदा हो गई, यहीं से एज्यूम करना स्टार्ट करिए। ठीक है, बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे क्या करते हैं बाबू, पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, विकास होती है। ठीक है, किशोरावस्था जिसको बोलते हैं,
उसके बाद क्या होते हैं, एक समय के बाद वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि इंसान में क्या होता है कि हार्मोन्स बदल जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगता है, आवाज भारीपन होने लगता है, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो एक सिम्टम्स होता है कि हाँ अब वो एनिमल्स रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। रिप्रोडक्शन कर लिए, उसके बाद वो जीव क्या होगा, बूढ़ा होगा और मृत्यु होगा, तो उसको बोलते हैं ओल्ड या सेनेसेंट फेज। तो जितने भी जीव जंतु हैं सारे के सारे एक कॉमन पैटर्न शो करते हैं, ठीक है। और उनके लाइफ को पैटर्न को 3 भाग में हम बांटेंगे। पहला जुवेनाइल फेज, सब कोई को ग्रोथ होना है ना, कोई बच्चा पैदा लिया है, किशोर अवस्था जिसको बोलते हैं, बच्चा पैदा लिया है 11-12 साल तक क्या रहता है, वो किशोर अवस्था में रहता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर सकता है बाबू, 15-16 साल के बाद वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाता है, तो वो ऐसे फेज में आते हैं तो बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसका क्षमता खत्म हो जाता है, ठीक है, मृत्यु के करीब आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम ओल्ड या सेनेसेंट फेज। चलिए आगे देखते हैं। 3 फेज आ गया, ठीक है, 3 फेज आ गए। पहले आपके हैं जुवेनाइल फेज, किशोर अवस्था, बच्चा जन्म लिया, जन्म लेके ग्रो किया, ठीक है, जन्म लेके ग्रो किया, ठीक है, मतलब बर्थ से लेके रिप्रोडक्शन करने से पहले तक के टाइम इंटरवल को, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने से पहले तक को, उसको क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज एनिमल्स में। तो सर प्लांट में क्या बोलेंगे, तो प्लांट में यही सेम चीज को प्लांट में हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। लिख देते हैं वेजिटेटिव फेज। अब प्लांट को पता नहीं क्या दुश्मनी था जुवेनाइल नाम से कि यही सेम चीज का बोला कि नहीं हमको वेजिटेटिव बोलिए। चलिए भैया, वेजिटेटिव फेज किसमें, वेजिटेटिव फेज किसमें, प्लांट में बोलेंगे, ठीक। अच्छा आप बोले, आप ऐसा सोचेंगे कि सर तो बता दिए कि इंसान के अंदर तो पता चल जाएगा, चलो भैया पैदा लिया, किशोर अवस्था के बाद लड़का होगा तो उसके अंदर दाढ़ी मूंछ आने लगेगा तो पता चल जाएगा कि आवाज भारी होगा तो ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। फीमेल होगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ अब ये रिप्रोड्यूस कर सकती है, अब ये बड़ी हो गई, ठीक है। प्लांट में कैसे पता चलेगा कि अब ये प्लांट रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो वैसे बाबू उस समय क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे वो फूल देने लगेंगे, फ्लावर देने लगेंगे, वो क्या है, वो एक साइन है, सिंबल है कि हाँ वो भी अब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जुवेनाइल फेज समझ में आ गया, किशोर अवस्था। उसके बाद आता है जनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है बाबू, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्टिव फेज में जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लावर देने लगते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने ही जैसा नया संतान देंगे, ठीक है, जिसको बायोलॉजी के क्या बोलते हैं, न्यू ऑफ स्प्रिंग, नया संतान, न्यू ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद ओल्ड फेज, सेंसेंट फेज, बुढ़ापा चरण, ठीक है। जितने भी जीव जंतु हैं सबको जाना है इन तीनों फेज से, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो ये तीनों फेज फॉलो नहीं करेगा, कोई भी हो, कुत्ता, हाथी, गाय, भैंस, बिल्ली, समझ में आ रहा है, आप लोग, हम लोग, सब कोई ग्रोथ होगा सब में, किशोर अवस्था, ठीक है, पैदा लेने से रिप्रोडक्शन करने के पहले वाले फेज को, ठीक। प्लांट के अंदर यही सेम चीज को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें क्या होगा, जो एनिमल्स होंगे वो नए संतान को पैदा देंगे, पता चल जाएगा कि हाँ ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जो प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे बाबू, फूल लेना स्टार्ट करेंगे, ओल्ड या सेंसेंट फेज। उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना क्षमता खो सकते हैं एनिमल्स, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे फीमेल्स में क्या जाता है, मेनोपॉज, ठीक है, नया वर्ड लग रहा है, इंतजार कीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन आने का, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पौधों को एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल ऐसा लिखा हुआ है, समझ लेते हैं होता क्या, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है बाबू मेरे, बहुत ही सिंपल है। एनुअल प्लांट वैसे प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल एक ही सीजन में खत्म कर देते हैं, जैसे गेहूं, क्या गेहूं आप एक बार लगा दिए तो 4-5 साल तक आपको दे रहा है, ऐसा कुछ होता है, तो कर लीजिएगा भैया, कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा काश होता हमारे किसानों भाइयों के लिए कितना आसान होता, एक बार गेहूं लगा दिए 4-5 साल तक मस्त आ रहा है उसमें से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वैसे प्लांट को क्या बोलते हैं, एनुअल प्लांट, मतलब वो एक ही सीजन में फल वल देके खत्म, ठीक है, एक ही सीजन में। उसके बाद होता है बायनियल प्लांट, ठीक है, बायनियल प्लांट,
इसमें क्या होता है, ये प्लांट क्या करते हैं बाबू, 2 साल तक रहते हैं। पहला साल ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और प्लांट के अंदर ग्रोथ वाले फेज को क्या बोलते हैं, जल्दी 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 क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। एनिमल के अंदर जुवेनाइल फेज था ना, किशोर अवस्था, और प्लांट के अंदर ग्रोथ वाले फेज को क्या था बाबू, वेजिटेटिव फेज। तो पहला साल ये क्या करेगा, देखो 2 साल तक ये बायनियल जिंदा रहेगा, तभी तो इसको बोल रहे हैं द्विवार्षिक पौधा, ठीक है, 2 साल तक जिंदा रहेगा ये। तो पहला साल क्या करेगा, फर्स्ट ईयर क्या करेगा, ये नन्हा मुन्ना ग्रो होगा, वेजिटेटिव फेज। और दूसरे साल में ये क्या होगा, सेकेंड ईयर में ये क्या शो करेगा, सेकेंड ईयर में ये करेगा रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर है बच्चों, कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल। वार्षिक पौधा एक ही साल में, ठीक है, एक ही सीजन में, एक बार फल देगा, खत्म, एक बार लगाए गेहूं को आप, खत्म, ठीक है। बायनियल द्विवार्षिक, जिसमें पहला वर्ष उसका ग्रोथ में खत्म हो जाएगा वेजिटेटिव फेज में, दूसरे वर्ष में क्या होंगे उसके अंदर, रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोल रहा है, बायनियल प्लांट्स टेक 2 years टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ये 1 साल में अपना लाइफ साइकिल खत्म कर ले रहा था, ये 2 साल ले रहा है, जिसमें पहला साल ये कहां दे रहा है बाबू, वेजिटेटिव फेज में। कहां दे रहा है प्यारे बच्चों, वेजिटेटिव फेज में। और सेकेंड ईयर ये क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर बताते पेरिनियल, चलिए भाई बता देते हैं। पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं, जो अपना लाइफ साइकिल 2 साल के बाद भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब उनका लाइफ जो है, जीवन है 2 साल तक, 2 साल में खत्म नहीं होगा, उसके बाद भी वो फल देंगे। जैसे कि बताइए, अरे सब जो देख रहे हैं आप लोग नॉर्मली, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, लीची का पेड़, ये सब पेरिनियल, ऐसा थोड़ी कि 2 साल के बाद मर जाता है सब बाबू। हाँ, 2 साल के बाद भी तो वो फूल देता है ना, तो उसको बोलते हैं पेरिनियल। नाम से पकड़ लेंगे, एनुअल साल, 1 साल में खत्म उसका लाइफ, बायनियल 2 साल में उसका लाइफ खत्म, जिससे पहला साल उसका ग्रोथ होगा जिसको बोलेंगे वेजिटेटिव फेज, दूसरे साल में वो नया फूल देगा जिसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। पेरिनियल उनका लाइफ साइकिल 2 साल से ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है, सिंपल है कुछ, मोनो मतलब 1, पॉली मतलब 1 से ज्यादा। ऐसे पौधे जो जीवन काल में केवल एक बार ही, केवल एक बार, सुनिएगा ध्यान से, वैसा पौधा जो अपने पूरे लाइफ में केवल एक बार ही फूल देगा, उसके बाद वो नहीं देगा, जीवित रहेगा। ये हम नहीं बोल रहे कि 1 साल तक ही जीवित रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। वो पौधा अपने जीवन में केवल एक ही बार फूल देगा भैया, वो तो जीवन रहेगा 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, जितने दिन तक उसको जिंदा रहना है वो रहेगा, लेकिन फूल कितने बार देगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार। वैसे वो क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। गेहूं, चावल, बांस, ठीक है, बांस बाबू 50 से 100 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन बस एक ही बार फूल देता है वो, ठीक है, बस एक ही बार फूल देता है। पॉलीकार्पिक, वैसा पौधा जो अपने जीवन काल में बार बार फूल देगा, समझ में आ रहा, बार बार, जैसे आम का पेड़ हर साल देता है ना, आम खाते हैं ना, आम हर साल देता है, लीची, अमरूद, ये सब हर साल, यहां पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ भी नहीं है, यहां पे देखिए पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लांट, क्या समझाए थे बाबू आपको, पेरिनियल मतलब 2 साल से ज्यादा जिंदा रहेगा, ठीक है। मोनोकार्पिक मतलब अपने पूरे जीवन में एक ही बार फल देगा। बोला था क्या मैंने ऐसा, जी बच्चों बोला था, एक ही बार फल देगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल, बैम्बू, बांस। क्या बांस का पेड़ 2 ही साल तक जिंदा रहता है, नहीं ना, 2 साल से ज्यादा भी तो जिंदा रहता है ना। पहला कंडीशन फील हो रहा है कि ये पेरिनियल है। मोनोकार्पिक केवल अपने पूरे जीवन में कितने बार फूल देगा, एक ही बार। तो ऐसा होता है बाबू, जो बांस के पेड़ होते हैं वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फूल देते हैं। उनका जीवन काल लगभग बता चुके इसके पहले भी बाबू, 50 से 100 साल। प्यारे बच्चों सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है नीला कुरंजी का, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है। इनके पत्ते जो होते हैं बाबू ब्लू ब्लू होते हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। ये ज्यादातर बाबू पाए जाते हैं पहाड़ी एरिया में, ठीक है,
केरल कर्नाटका साइड पाए जाते हैं। और इनके अंदर ये खूबी है कि ये 12 साल में एक बार फूल देते हैं। कितने बार बाबू? 12 साल में एक बार। और ये कब दिए थे लास्ट टाइम फूल? कब दिए थे? ये स्टार्ट हुआ था, एक बार दिए थे 2006 में, सितंबर अक्टूबर के समय में। फिर ये फूल कब दिए बाबू? जोड़ लीजिए, 12 6 18, 2018 में, सितंबर अक्टूबर में, ऐसे ही जोड़ते चलेंगे ना, ठीक है। 12 साल में एक बार देते हैं ये फूल। क्या लिखा है? फ्लावर वंस इन 12 ईयर, सितंबर से अक्टूबर, हिली एरियाज ऑफ केरला एंड कर्नाटका। 12 साल में एक बार देते हैं, ठीक है, याद कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू ये। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी 12 साल में एक बार फूल देगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस्ट्रस साइकिल, ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे चर्चा किया हुआ है, 2 लाइन लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं होता क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादातर किसमें पाया जाता है? ज्यादातर क्या, वो प्राइमेट्स में पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमन, मंकी, एप्स, जिनके पास पूंछ नहीं होती है, जो इंसान की तरह दिखते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमेट। उस्ट्रस पाया जाता है गाय, कुत्ता, इन सब में जो नॉन प्राइमेट है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ह्यूमन में, फीमेल के अंदर, आपको पता है कितने दिन तक होता है? 28 दिन तक होता है, ठीक है। कितने दिन तक होता है? 28 दिन तक। लेकिन जो उस्ट्रस साइकिल होता है वो बाबू मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंपैरिजन में थोड़ा कम दिन के लिए होता है। कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए। इस कंडीशन में क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम जो वाल होते हैं वो टूटते हैं। किसमें? मेंस्ट्रुअल में। तो क्या इसमें नहीं टूटते हैं? इसमें भी टूटते हैं बाबू। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंडोमेट्रियम वाल टूटता है और उसके साथ साथ ब्लड का भी फ्लो होता है, रक्त भी निकलते हैं। लेकिन इसमें इंडोमेट्रियम टूट के फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है और इसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। इसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता है। तो क्या इसमें इंडोमेट्रियम वाल नहीं टूटता है? टूटता है बाबू, ठीक है। फिर एक दिया है कि इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवोल्यूशन के दौरान जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज नहीं करेगा। ओवोल्यूशन क्या होता है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है 28 दिन के लिए, तो उसमें जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो 14वें दिन क्या होता है बाबू? एग निकलता है, जिसको हम बोलते हैं ओवोल्यूशन, ठीक है। वो कौन सा आएगा? फर्टिलाइज की अनफर्टिलाइज? अनफर्टिलाइज एग, ठीक है। देखेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में, देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जिनको डेफिनेशन लिखना होगा लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर, नाम से ही लग रहा है। कंटिन्यूअस ब्रीडर मतलब पूरे साल में वो कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, जैसे कि इंसान, ठीक है। आप अपने दोस्त यार को देखेंगे, किसी का बर्थडे जनवरी में है, फरवरी में है, मार्च, अप्रैल, ठीक है, कभी भी। लेकिन डॉग, काऊ, इन लोग के साथ क्या होता है बाबू? ये सब सीजनल ब्रीडर है। ये सब एक फिक्स सीजन में ही क्या करते हैं? अपने संतान को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सीजनल ब्रीडर। और इसको कंटिन्यूअस ब्रीडर, क्योंकि ये कंटिन्यू कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता चुके आपको, ठीक है। सारा खेल किसका था? गैमिट का, युग्मक का, ठीक। तो इसको हम 3 इवेंट में देखेंगे, पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाबू 3 इवेंट में देखेंगे, ठीक। चलिए सिंपल सा समझिए। सबसे पहले क्या होगा बाबू? गैमिट का निर्माण होगा, होगा ना गैमिट का निर्माण। उसके बाद क्या होगा? गैमिट का ट्रांसफर होगा। गैमिट का निर्माण, मेल अपना गैमिट बनाएगा, फीमेल अपना गैमिट बनाएगी। कैसे बनाएगी ये चैप्टर, ये चीज देखेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मेल अपना गैमिट बनाया, फीमेल अपना गैमिट बनाई, तो गैमिट का निर्माण हुआ पहला। उसके बाद क्या होंगे? गैमिट का निर्माण तो हो गया, मानो यहाँ मेल और यहाँ फीमेल दोनों के गैमिट का निर्माण हो गया। तो क्या जब तक दोनों करीब नहीं आएंगे बाबू, जब तक दो मिलेंगे नहीं, तब नया संतान कैसे बनेगा? तो मतलब इनका ट्रांसफर भी तो कराना होगा ना। तो फिर सेकेंड इवेंट क्या होगा? गैमिट का ट्रांसफर, ठीक है। चलिए गैमिट बन गए मेल और फीमेल, मेल फीमेल। अब क्या कराना है? लाना है ना आसपास, तो गैमिट का ट्रांसफर हो गया दूसरा इवेंट। अब जब ट्रांसफर होगा तो तीसरा इवेंट क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। मिलेंगे तो क्या करेंगे? उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनाएंगे। फिर चौथा क्या प्रोसेस होगा बाबू? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसी बेसिस पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 इवेंट में बांट देते हैं। पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन। क्या है बाबू? प्री फर्टिलाइजेशन मतलब पूर्व निषेचन।
दो गैमीट, दो युग्मक के मिलने के पहले की प्रक्रिया को बोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो मिलने से पहले क्या होगा, मिलने से पहले क्या होगा बाबू, गैमीट का निर्माण होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा ना, मेल वाला अपना बनाएगा और फीमेल वाली अपनी बनाएगी भैया, ठीक है। हम उसका काहे बनाए, ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं भाई मेरे गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस मतलब होता है बाबू बनाना, निर्माण करना। किसका निर्माण करना, गैमीट का, तो गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमीट बन गया पहले, अब गैमीट जब बन गए तो अब गैमीट को ट्रांसफर भी तो कराना है ना, तो इसमें क्या कराएंगे हम, गैमीट का ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर, ठीक है। मेल गैमीट बन गया, फीमेल गैमीट बन गया, अब दोनों को ट्रांसफर कराएंगे, ठीक। तो मिलने से पहले ये दो चीज करा रहे हैं ना, गैमीट बना रहे हैं और गैमीट को ट्रांसफर करा रहे हैं, ठीक। उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। देखिए गैमीट बन गया, ठीक। चलिए एक डायग्राम से समझाते हैं जल्दी जल्दी। मेल हो गया, ये हो गई आपकी फीमेल, ठीक, फीमेल हो गई। ये बनाएगा गैमीट, मेल गैमीट ले लेते हैं स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम, ठीक है। यहां पे पहला गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, मेल स्पर्म बना दिया, फीमेल ओवम बना दी। दूसरा गैमीट का ट्रांसफर, अब गैमीट का ट्रांसफर करा देते हैं, इसको लेके गए ओवम के पास, ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है। ये जो ओवम है ये तो टच से मस नहीं होता है, सारा कष्ट स्पर्म को ही सहना है, ठीक है। तो स्पर्म जाएगा, गैमीट का ट्रांसफर, मतलब दूसरा प्रोसेस ये हो गया गैमीट का ट्रांसफर। पहला प्रोसेस ये था गैमीट का बनना, तो ये क्या हो रहा है, मिलने से पहले हो रहा है ना ये दोनों चीज, तो इसको हम इसमें बांट दिए, गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट ट्रांसफर में। उसके बाद कराना है फर्टिलाइजेशन, ये दोनों मिल गए स्पर्म और ओवम, यहाँ पे दोनों मिल गए, यहाँ पे स्पर्म और ओवम भैया मेरे दोनों मिल गए, तो हो गया फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तीसरा पॉइंट ये हो गया निषेचन, यहां लिख देते हैं थर्ड। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद क्या होगा भैया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं। और स्पर्म और ओवम मिलके क्या बना दिए भैया मेरे, जल्दी से बोलिए, जाइगोट, ठीक है। तो बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट के बनने के बाद क्या होगा, तो ये जाइगोट कितना सेल है बाबू, एक कोशिकीय है, सिंगल सेल है, एक सेल है। और एक इंसान के अंदर कितना सेल होता है, करोड़ों सेल होते हैं, ठीक है, करोड़ों सेल होते हैं। तो इस एक सेल से करोड़ों सेल बनेगा, मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल के नंबर को बढ़ाता है, और वही तो करना है, सेल के नंबर को बढ़ाएंगे, 1 से 2 बनाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, ऐसे ही फर्दर बढ़ते जाएगा। और सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेंगे, बोलिए बोलिए, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से भैया मेरे एक ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं भाई मेरे, ठीक है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले ये हम बता चुके हैं कि गैमीट के निर्माण होंगे और गैमीट के ट्रांसफर होंगे, इसके बाद वाले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। युग्मक जनन, युग्मक का जनन क्या बताते हैं, जेनेसिस मतलब क्या होता है, बनना, जन्म लेना। किसका जन्म ले रहा है, युग्मक का। तो कब लेगा, वैसा प्रोसेस जिसमें गैमीट का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, युग्मक जनक। मेल वाला अपना बनाएगा मेल गैमीट, फीमेल वाली अपनी बनाएगी फीमेल गैमीट भैया, बस यही एक ही लाइन, गैमीटोजेनेसिस में गैमीट का निर्माण, बस बात खत्म। हाँ यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो गैमीट होते हैं वो हमेशा अगुणित होते हैं, मतलब हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं बाबू, ये याद रख लेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो गैमीट्स होगा वो हमेशा हैप्लॉइड होगा, ठीक है। चलिए यहां पे एक चीज देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, गैमीट, ठीक है। अच्छा गैमीट बना कौन रहा है, पेरेंट बना रहा है ना, मेल अपना गैमीट बना रहा है और फीमेल अपना गैमीट बना रही है, मेल फीमेल। जो पेरेंट होते हैं बाबू वो डिप्लॉइड भी हो सकते हैं और हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन लेते हैं ह्यूमन का, जिसमें पेरेंट डिप्लॉइड होता है 2n, ठीक है। फीमेल ह्यूमन का लिए हैं बाबू 2n,
ठीक है, पेरेंट है ये, इनको बनाना है गैमिट, मेल को बनाना है स्पर्म और फीमेल को बनाना है ओवम। हम क्या बताए थे, याद आइए फिर, सेल डिवीजन दो टाइप का, मियोसिस माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, सीधे आधा हो जाते हैं, कितने, आधा, मतलब अगर 20 है तो नया वाला सेल बनेगा, उसके अंदर कितना होगा, 10। अगर 40 है तो मियोसिस से बनेगा तो कितना होगा, 20। अगर 60 है तो मियोसिस से बनेगा तो कितना होगा, 30, आधा हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे मेल में कितने थे, डिप्लॉइड थे, 2n थे, तो मियोसिस हुआ यहाँ पे, मियोसिस हुआ यहाँ पे, तो जब मियोसिस हुआ यहाँ पे तो ये 2n से क्या बन जाएंगे, n। सेम उसी तरह मियोसिस हुआ यहाँ पे तो ये क्या बन जाएंगे, n, बन गए, गैमिट का निर्माण हो गया। और जो गैमिट है वो हमेशा क्या होगा, क्या होगा बच्चों जो गैमिट होगा वो हमेशा क्या होगा जो गैमिट होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, वो हमेशा हैप्लॉइड होगा। चलिए अब देखिए यहां पे पेरेंट डिप्लॉइड थे तो गैमिट क्या बने, हैप्लॉइड। क्यों बने, क्योंकि यहां पे मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ, ठीक है, तो गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, पेरेंट चाहे डिप्लॉइड हो चाहे हैप्लॉइड हो। चलिए एक हैप्लॉइड का भी एग्जांपल लेते हैं। चलिए पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट है, कोई मेल है और फीमेल है। अब बोल रहा है कि दोनों हैप्लॉइड है, एन है, एन है, इनको भी बनाना है मेल गैमिट, उसको भी बनाना है फीमेल गैमिट, ये भी बनाएगा मेल गैमिट और ये भी बनाएगा फीमेल गैमिट, ठीक है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। यहां पे हम क्या करा रहे थे, आधा कर दे रहे थे ना, 2n से n कर दे रहे थे, मियोसिस। तो क्या यहां भी मियोसिस करेंगे, n का आधा कर देंगे n/2? जी नहीं, जी नहीं, यहां करेंगे माइटोसिस, माइटोसिस। ये इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब n गैमिट बनाएगा तो इसके अंदर भी n ही होगा, इसके अंदर भी n ही होगा। तो देखिए पेरेंट चाहे डिप्लॉइड रहे चाहे हैप्लॉइड रहे, जो गैमिट्स बनेंगे, जो गैमिट्स बनेंगे वो हमेशा हैप्लॉइड बनेंगे। तो गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। क्लियर हो गया, वही लिखा यहां पे, डिवीजन टू फॉर्म गैमिट्स, युग्मक बनाने के लिए विभाजन, ठीक है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अगर पेरेंट हैप्लॉइड होंगे तो क्या होगा, माइटोसिस। देखिए यहाँ पे पेरेंट हैप्लॉइड थे, एन थे, तो क्या कराए हैं, माइटोसिस। अगर पेरेंट डिप्लॉइड होंगे, पेरेंट अगर डिप्लॉइड होंगे 2n, तो क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस। क्लियर, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वहां पे हो गया, ठीक है, गैमिटोजेनेसिस से पढ़ लिए, गैमिट का फॉर्मेशन होना, ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि जो गैमिट्स बनते हैं दोनों का जो अपीयरेंस होता है, दोनों के जो आकार होते हैं वो एकदम हूबहू होते हैं। उनको आप देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि भैया ये मेल है और ये फीमेल है। ह्यूमन के केस में आप फोटो देखिएगा मेल गैमेट का, स्पर्म का, तो पहचान जाइएगा, लंबा सा होता है, ठीक है। ओवम को देखिएगा राउंड सर्कुलर होता है तो बोल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ अलगी ऐसे हैं जिनके गैमिट का आकार एकदम सेम होता है। यहां पे देखिए तो गैमिट, बताइए तो इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है, इन दोनों में नहीं बता पाइएगा ना, तो यही हुआ, इसको बोलेंगे हम होमोगैमिट्स, मतलब जिनके गैमिट्स के आकार सेम होंगे। एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है बाबू, एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है। आइसोगैमिट्स ऑफ क्लैडोफोरा, ये भी एक अलगी है, क्या है ये, अलगी, ठीक है। इनके दोनों गैमिट्स का जो अपीयरेंस है वो सेम है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, होमोगैमिट्स, मतलब एक ही आकार का गैमिट, होमोगैमिट। हेट्रोगैमिट, जो दोनों गैमिट होंगे उनका आकार अलग अलग होगा। देखिए तो ये स्पर्म का आकार अलग है, ओवम का आकार अलग है, मतलब वैसे गैमिट्स जिनका आकार अलग है उसको बोलेंगे हेट्रोगैमिट्स, वैसे गैमिट्स जिनका आकार सेम है उसको बोलेंगे हम होमोगैमिट्स। एग्जांपल अलगी, फिर से देखिए यहां पे अलगी क्या हुआ, क्लैडोफोरा, इनके दोनों के गैमिट सेम थे, लेकिन कुछ अलगी ऐसे भी होते हैं
जिनके गैमिट डिफरेंट होते हैं। यहां पे देखिए 2 गैमिट है, क्या दोनों के फिगर सेम है, इसका और इसका? नहीं ना भैया, ठीक है, तो ये दोनों अलगी ही है। लेकिन ये क्या है, क्लैडोफोरा। एग्जांपल याद कर लेंगे, जो अलगी का जो क्लैडोफोरा होता है उनके गैमिट्स सेम होते हैं, होमो। लेकिन अलगी के फ्यूकस का जो गैमिट होता है वो सेम नहीं होता है, और इंसान में हम लोग भी जो गैमिट होता है वो सेम नहीं होता है। बस यही है, होमोगैमिट्स, हेट्रोगैमिट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड बाबू। देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पहले क्या करना है हमको, गैमिट को बनाना है। बना दिए, बता दिए वहां पे। अब गैमिट बन गए, तैयार है, अब गैमिट को ट्रांसफर कराना है। तो गैमिट के ट्रांसफर के समय में क्या होता है बाबू, ज्यादातर जो मेल वाले गैमिट होते हैं वही मोटाइल होते हैं, ठीक है, वही चल के जाते हैं फीमेल के पास। क्या लिखा हुआ है, द मेल गैमिट इज मोटाइल, मतलब मोटाइल मतलब उनके में गति होती है, और जो फीमेल गैमिट होती है वो स्टेशनरी होती है, वो इंतजार करती है कि कोई मेल गैमिट आ रहा होगा। ठीक है, क्या है, फीमेल गैमिट स्टेशनरी है। लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता है, सब जगह नहीं होता है बाबू। कुछ फंगी और कुछ अलगी ऐसे हैं जिनके दोनों गैमिट्स मोटाइल होते हैं, मतलब दोनों गैमिट्स अपने मर्जी से आएंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, मेल गैमिट को ही जाना पड़ता है फीमेल गैमिट के पास। फीमेल गैमिट कैसी होती है, स्टेशनरी होती है। ठीक है, अब देखो मेल गैमिट को जाना है फीमेल गैमिट के पास, ठीक है, तो ज्यादातर क्या होता है, ये जो ले जाने का काम करता है ना बाबू, वो करता है वाटर। ठीक है, वाटर नहीं, अभी नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे, पॉलिनेशन आएगा, उसमें देखेंगे बहुत सारे मेथड है। मेल को ले जाने के लिए बर्ड्स लेके जाती हैं, एयर लेके जाते हैं, इंसेक्ट लेके जाते हैं, वाटर लेके जाते हैं, सबको अलग अलग बोलते हैं, हाइड्रोफिली, एंटीमोफिली। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जैसे आएगा। यहाँ पे सिंपल में क्या बोला है कि एक मीडियम चाहिए। देखो मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है। अब फीमेल गैमिट क्या है, स्टेशनरी है, एक जगह रुकी है। जाना किसको है, मेल गैमिट को ही जाना है, मेल गैमिट को ही जाना है ना फीमेल के पास। तो क्या होता है बाबू, मेल गैमिट को एक मीडियम चाहिए होता है ताकि वो उठ के यहां से फीमेल गैमिट के पास आ जाए। और वो मीडियम क्या होता है, वाटर। क्या होता है बाबू, वाटर। किस किस प्लांट में पाया जाता है ज्यादातर, अलगी, ब्रायोफाइट, ट्रीडोफाइट। ठीक है, अलगी, ब्रायोफाइट एंड ट्रीडोफाइट। वाटर इज मीडियम थ्रू विच गैमिट ट्रांसफर। मतलब क्या होता है बाबू, जो मेल गैमिट जाता है फीमेल गैमिट के पास, और मीडियम क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है बाबू, वाटर मीडियम होता है। ठीक है, चलिए अब गैमिट का भी ट्रांसफर हो गया, गैमिट बन गए, गैमिट का ट्रांसफर हो गया। प्री फर्टिलाइजेशन पहला मेथड में 2 था, गैमिट का बनना और गैमिट का ट्रांसफर होना, दोनों करा दिए। अब जब दोनों का ट्रांसफर होगा, मेल गैमिट आ गया फीमेल गैमिट के पास, अब क्या होगा भैया, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। मतलब जब मेल गैमिट मिक्स कर जाएंगे फीमेल गैमिट के साथ तो बनाएंगे जाइगोट, और वैसे प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन। क्या बोल रहा है, वैसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमिट यानी कि स्पर्म फ्यूज कर जाए फीमेल गैमिट यानी कि ओवम, उसको क्या बोलते हैं बाबू, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक यानी शुक्राणु स्पर्म और मादा युग्मक यानी अंडाणु एग दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन। हो गया, 2 इवेंट खत्म पढ़ लिए। अब हम देखेंगे, चलिए यहां पे देखिए जल्दी से, मेल गैमिट, स्पर्म। ठीक है, चलिए ऐसे नहीं बनाते हैं, जो फिगर उसका वही बनाते हैं ना भैया। ठीक है, स्पर्म, ओवम, ओवम, स्पर्म आया, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट। ठीक है, क्या करें, उल्टा लेके आए क्या इसको इसके पास, चलो दिखा देते हैं भैया। मेल गैमिट फीमेल गैमिट क्या बना दिए बाबू, जाइगोट। अभी हम लोग यहीं पे अटके हैं, इसी प्रोसेस को बोले ना फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे गैमिट बन रहे थे, गैमिटोजेनेसिस, ओवम। ठीक है, 2 गैमिट बने, यहाँ पे गैमिट का ट्रांसफर, यहां तक था आपका, यहां तक क्या था, यहां तक क्या था, यहां तक क्या था, यहां तक था प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन यहां तक था। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के पहले 2 चीज हो रहा था, गैमिट का बनना और गैमिट का जाना। ठीक है, दूसरा इवेंट था निषेचन, फर्टिलाइजेशन, यही है फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है, दूसरा इवेंट। लास्ट इवेंट क्या है बाबू? निषेचन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद क्या होगा? जाइगोट कितने सेल है? एक सेल है, सिंगल सेल है। जाइगोट कितने सेल है बाबू? सिंगल सेल है। ये एक सेल क्या करेगा? अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। कौन सा डिवीजन करेगा? मियोसिस की माइटोसिस? भैया माइटोसिस। मियोसिस करेगा तो घट जाएगा ना। मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन, जो घटा रहा था गैमेट बनाने समय में। तो यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस। एक सेल से बनेंगे आपके दो सेल, 2 से 4, 4 से 8 से 16, ऐसी आपके फर्दर सेल के नंबर बढ़ेंगे माइटोसिस से। ठीक है, तो वहां पे क्या फॉर्म होगा? एम्ब्रायो फॉर्म होगा। एम्ब्रायो के अंदर सेल बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और फिर एक ऑर्गेनिज्म्स बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निषेचन के बाद क्या होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन गया। जाइगोट तो आपके बन गए थे कहां पे बाबू? जाइगोट आपके बन गए थे फर्टिलाइजेशन में। इसके बाद क्या होगा? जो फंगी और अलगी होती है बाबू, ये अपने जाइगोट को क्या करती है? जाइगोट के वाल को मोटा कर लेती है। जाइगोट के वाल को क्या कर लेती है? मोटा कर लेती है, ताकि बाहर से उनको डैमेज ना हो। ठीक है, एज अ प्रोटेक्शन के लिए वो अपने जाइगोट को क्या कर लेती है? मोटा कर लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब जाइगोट बन जाता है बाबू, तो एक रेस्ट पीरियड के लिए जितने भी जीव हैं वो चले जाते हैं रेस्ट पीरियड के लिए। जैसे कि फीमेल, ह्यूमन का एग्जांपल लीजिए ना। फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसके बाद फीमेल फर्टिलाइजेशन में कितने महीने बाद बेबी को प्रोड्यूस करती है? 9 महीने के बाद। तो वो क्या, एक रेस्टिंग फेज है ना जाइगोट से बाद। तो वही बोल रहा है कि रेस्ट पीरियड के लिए चल जाते हैं, पैदा लेने से पहले, जर्मिनेशन के पहले। ठीक है, इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स विथ हैप्लॉन्टिक साइकिल। अब ये हैप्लॉन्टिक साइकिल क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, ये बाबू ये सेल डिवीजन का है, टाइप है। ठीक है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, क्या बोला है? युग्मनज के निर्माण के बाद कवक और शैवाल युग्मनज एक मोटी दीवार विकसित करते हैं, जो शुष्कन और क्षति के प्रति प्रतिरोधी होती है। मतलब क्या होता है बाबू? वो प्रोटेक्शन करते हैं डैमेज होने से, अपने जाइगोट के ऊपर मोटा सा दीवार बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एम्ब्रायोजेनेसिस, भ्रूण जनन। फिर आ गया जेनेसिस। सर तो पहले ही जादू बता दिए, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, बनना। और किसका बनना भैया? एम्ब्रायो का बनना, तो एम्ब्रायोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का बनना। एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो का बनना। ठीक है, वैसा प्रोसेस जिसमें जाइगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रायो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रायोजेनेसिस। होता क्या है? एम्ब्रायोजेनेसिस में अब क्या होता है? जो जाइगोट होते हैं वो माइटोसिस सेल डिवीजन करते हैं और अपने सेल के नंबर को बढ़ाते हैं। आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, बता चुके हैं, इसके पहले स्लाइड में बताया। जाइगोट बन गया, मेल फीमेल आए, जाइगोट बना दिए। जाइगोट सिंगल सेल है, एक सेल है। एक सेल से तो क्या होगा? इंसान तो भाई करोड़ों सेल चाहिए ना। तो ये क्या होगा? जाइगोट से एम्ब्रायो बनेंगे आपके, और एम्ब्रायो के अंदर क्या होगा? सेल के नंबर जो है बढ़ते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ऐसे ही सेल का नंबर क्या होगा बाबू? इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेल का नंबर इंक्रीज करेगा, वही बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, बुक में बाबू बाइसेक्सुअल का वर्ड यूज किया है, यूनिसेक्सुअल यूज किया है, मोनोसियस बोला है, डायोसियस बोला है, होमोथैलिक बोला है, हेट्रोथैलिक बोला है। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एकदम सिंपल क्या किए हम? सबको बाबू एक ही कतार में अरेंज कर दिए हैं। मतलब बायोसेक्सुअल को आप होमोथैलिक भी बोल सकते हैं और मोनोसियस भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब क्या होगा इसमें बाबू? वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों प्रेजेंट हो, दोनों सेक्स प्रेजेंट हो। बाइसेक्सुअल मतलब टू सेक्स, बाई मतलब टू, सेक्सुअल मतलब सेक्स, दोनों सेक्स प्रेजेंट हो एक ही ऑर्गेनिजम्स में, उसको क्या बोलेंगे हम? बाइसेक्सुअल। ठीक है, कुकुरबिट, कोकोनट, इन दोनों के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहती है। अर्थवार्म, टेपवार्म, स्पॉन्ज और लीच, ये एनिमल्स हो गए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक, ये कैटेगराइज कर दिया आपको प्लांट्स का, मतलब वैसे प्लांट्स जिनके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, वैसे एनिमल्स जिनके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो। एक वर्ड
यूज किए थे हम बाबू, एक वर्ड हम यूज किए थे, ठीक है, जल्दी से बताइए तो क्या बताए थे कि वैसे जीव जिनके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, क्या बताए थे? हर्माफ्रोडाइट। क्या बताए थे बाबू? हर्माफ्रोडाइट, इसको हर्माफ्रोडाइट ही बोलते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है जिनके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है, अर्थवर्म, टिपवर्म, स्पॉन्ज लीच। ये देखिए अर्थवर्म का, यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है इसका, और यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है। एक ही शरीर है ना अर्थवर्म, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक या फिर मोनोसियस। उसके बाद आता है यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, मोनोसियस, डायोसियस। ठीक है, यहां देखेंगे बाबू, यूनि मतलब वन, सेक्सुअल मतलब सेक्स, मतलब एक जीव में कितने सेक्स प्रेजेंट होंगे? सिंगल सेक्स, एक ही सेक्स प्रेजेंट होंगे एक जीव के अंदर, ठीक है, एक ही सेक्स प्रेजेंट होंगे, उसको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल, हेट्रोथैलिक या फिर डायोसियस। देख लेते हैं यहाँ पे सेम ऊपर वाले की तरह, ये आपके हो गया प्लांट भैया मेरे, ये हो गया प्लांट, ये हो गया आपके एनिमल्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओविपोरस, विविपोरस, ओ अंडा, अंडा देने वाले, वही है भैया, अंडा देने वाले ही। क्या बोल रहा है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्या होता है बाबू, एक बाहर अपने एक कैल्सीरियस सेल बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेता है? कैल्सीरियस सेल। ठीक, क्यों कैल्सीरियस सेल बनाता है? क्योंकि उसको अंडा तो बाहर देना है, अगर प्रोटेक्शन के लिए सेल नहीं बनाएगा तो प्रोटेक्ट कौन करेगा उसको? उसको प्रोटेक्ट के लिए बनाता है ना वो सेल, ठीक है, बना लेता है, और कोई अच्छा सा जगह देख के क्या करता है बाबू, अंडा दे देता है। उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है, उस अंडे में से नए बच्चे निकल जाते हैं। वैसे जीव को क्या बोलते हैं? ओविपेरस, सिंपल, सब कोई जानते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्ड्स, बर्ड्स क्या है? ओविपेरस, बर्ड्स क्या है बाबू? ओविपेरस। अच्छा बर्ड्स बाबू, चलिए एक चीज पूछते हैं, बर्ड्स आया तो, जो बर्ड्स है वो सीजनल ब्रीडर है या फिर कंटिन्यूअस ब्रीडर है? कौन बताएगा जल्दी से? मतलब वो जो बर्ड्स है वो एक ही सीजन में ब्रीड करती है या कंटिन्यू ब्रीड करती है? एक ही सीजन में अंडे देती है या फिर पूरे लाइफ साइकिल अंडे देती है? बाबू जो बर्ड्स है वो नेचुरली क्या है, वो सीजनल ब्रीडर, वो अंडा देगी, ठीक है, एक ही सीजन में, वैसा सीजन जो उसको सूट करेगा। लेकिन जो अंडा हम लोग खाते हैं, जो पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स को अंडा दिलवाया जाता है, निकलवाया जाता है, वो बाबू कॉमर्शियल यूज के लिए है। वहां पे ये कहां चले जाएंगे? कंटिन्यूअस ब्रीडर में, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। जो बर्ड्स इन कैपिटिविटी होगा, बर्ड्स इन कैपिटिविटी मतलब जो पोल्ट्री फार्म में है, बर्ड्स इन कैपिटिविटी, ठीक है, वो करेंगे आपके कंटिन्यूअस ब्रीडर, और नॉर्मल बर्ड्स क्या करेंगे? सीजनल ब्रीडर्स। ये ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन केवल पूछ रहा है कि बर्ड्स क्या करते हैं, सीजनल की कंटिन्यूअस, तो बर्ड्स करते हैं सीजनल ब्रीडर्स। लेकिन वैसे बर्ड्स जो पोल्ट्री फार्म में है, कैपिटिविटी में है, वो क्या करेंगे? कंटिन्यूअस ब्रीडर। विविपोरस, सिंपल है, विविपोरस। जाइगोट क्या करता है बाबू? जाइगोट क्या करता है? फीमेल के शरीर के अंदर डेवलप होता है, ठीक है, फीमेल के शरीर के अंदर डेवलप होता है, और कुछ समय के बाद ये क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल जो होते हैं वो नए संतान का उत्पन्न देते हैं, पैदा कराते हैं, ठीक है, डिलीवर करते हैं। वही बोल रहा है, जाइगोट डेवलप इनटू यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल ऑर्गेनिज्म, आफ्टर सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट। देखो दोनों में तो संतान पैदा हो रहा है, ओविपेरस और विविपेरस में, दोनों में सेफ कौन है? सेफ कौन है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, सेफ कौन है? विविपेरस भैया। ओविपेरस क्या कर रहा है? अपने बच्चा को, जो उसका बच्चा अंडा में है, उसको तो बाहर दे दे रहा है, लेकिन उसको तो प्रोटेक्शन मिल नहीं रहा है। लेकिन हमारे केस में क्या होता है बाबू, ह्यूमन के केस में क्या होता है, विविपेरस वाले एनिमल्स है उनके केस में क्या होता है, वो अपने संतान को, ठीक है, अपने जो माता होती है, जो फीमेल होती है, वो अपने संतान को शरीर के अंदर ही रखती है, अच्छे से उसको ग्रोथ कर देती है, तब उसको डिलीवर करती है, ठीक है। यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है बाबू। एक टॉपिक और बाबू, एक टॉपिक और, पार्थेनोजेनेसिस कर लीजिए, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, ये क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस?
पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है बाबू, वैसे एनिमल्स, ठीक है, जो अपने अनफर्टिलाइज्ड एग से नया बेबी प्रोड्यूस कर सकती है। अब ये अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड एग जो फीमेल रिलीज करती है, ठीक है, और जब स्पर्म जाके मिल जाता है, शुक्राणु जाके मिल जाता है अंडाणु से, तब वो हो जाता है फर्टिलाइज्ड एग। और जब तक नहीं मिला है तब तक क्या है वो, अनफर्टिलाइज्ड एग। मतलब कोई फीमेल है, वो रिलीज की एग, और ये एग क्या किया बाबू, डेवलप कर दिया न्यू ऑफस्प्रिंग, नया बच्चा, नया संतान, बिना मेल के, बिना स्पर्म के। इसी मेथड को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। एग्जांपल रोटीफर ले लेंगे, रोटीफर, हनी बीज, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, यहां पे ये चैप्टर खत्म हुआ। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बाबू, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि जितना पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लें, बस बाकी सारी की सारी क्वेश्चंस बनेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।